तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट की जिसका नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट। दोस्तों ये क्वालिटी मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट आपके MBA 4th सेमेस्टर के अंदर है और क्वालिटी मैनेजमेंट वो सब्जेक्ट है जिसको केवल उन स्पेशलाइजेशन के बच्चों को पढ़ना है जिन्होंने अपने स्पेशलाइजेशन के अंदर OM यानी ऑपरेशन मैनेजमेंट को लेकर के रखा हुआ है। केवल उन्हीं बच्चों को, ऑपरेशन मैनेजमेंट वाले बच्चों को ही क्वालिटी मैनेजमेंट का ये पूरा सब्जेक्ट को पढ़ना है। सो हम लोग ये MBA 4th सेमेस्टर के ऊपर बात कर रहे हैं बेसिकली, और इसका क्वालिटी मैनेजमेंट का ये यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम लोग क्वालिटी कॉन्सेप्ट और बहुत सारे टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे। सो आज का ये जो यूनिट फर्स्ट है काफ़ी ज़्यादा लेंदी यूनिट है। इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसको पहले से आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा भी होगा और उसको में भी भूल गए होंगे। तो उन सभी चीज़ों को हम रिवाइज़ करेंगे, देखेंगे, बहुत सारे नए टर्म्स को देखेंगे, क्या क्या नए टॉपिक्स हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज़ क्वालिटी। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई क्वालिटी? क्वालिटी से आप समझते क्या हो? क्वालिटी होती क्या है? इसका प्रॉपर डिफिनेशन क्या होता है? सो क्वालिटी रिफर्स द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस और सुपीरियरिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और एनी प्रोसेस। यानी भी किसी भी प्रोसेस का कोई ऐसा कोई भी प्रोसेस हो या कोई भी सर्विस हो या किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट हो, उसकी वो कितना अच्छा, उसकी क्या कितनी अच्छी एक्सीलेंस है। तो इट्स लाइक मीन्स इट इज़ अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, है ना। ये एक तरीके का डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है कि कोई भी प्रोडक्ट, सर्विस या फिर कितना कोई प्रोसेस कितना स्मूथ है, कितना अच्छा है वो प्रोसेस। तो उसी को हम उसकी क्वालिटी बोलते हैं, उसी से हम उसकी क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। सो इट इज़ अ मेजरेबल ऑफ हाउ वेल समथिंग मीट्स और एक्सीड्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट। यानी कि रिक्वायरमेंट मतलब यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके कस्टमर रिक्वायरमेंट को या कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल को या कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को कितना अच्छी तरीके से वो हाउ वेल इट इज़ मीटिंग समथिंग, है ना। वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कितना ज़्यादा वो मिलती है, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? क्वालिटी बोल रहे हैं। देन क्वालिटी कैन बी इनकम्पासेस वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज रिलायबिलिटी, कितनी विश्वसनीयता आप अपने प्रोडक्ट में दे रहे हो, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, कितनी ड्यूरेबिलिटी यानी कि कितना लंबे समय तक वो टिकी रहेगी कोई भी प्रोडक्ट हो, है ना। या उसकी फंक्शनैलिटी, उसमें कौन से ऐसे यूनिक फंक्शंस हैं, उसमें सेफ्टी फीचर्स कौन कौन से हैं, या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना ज़्यादा वो कस्टमर कितना ज़्यादा सेटिस्फाई है। अगर ये सारी चीज़ें आप अपने किसी प्रोडक्ट, सर्विस या कोई प्रोसेस में दे हो, दैट मीन्स कि यू आर मेकिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, यू आर डूइंग क्वालिटी रिलेटेड सर्विस और मीन्स क्वालिटी प्रोसेस उसको हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पर इसका छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है कि जो MI के फ़ोन्स होते हैं, है ना, एक्सोमी के, यहाँ पर MI के फ़ोन्स लिखे हो। अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो उसका भी लिख सकते हो एग्जांपल, कि वो कितने अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड लॉन्गविटी मतलब कितनी ज़्यादा होती है। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं ना, ये क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, फंक्शनैलिटी, सेफ्टी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दीज आर द फ्यू वर्ड्स दैट डिफाइंस द क्वालिटी। जब आप अपने डिफिनेशन को एग्ज़ाम के अंदर लिखोगे, जाकर के एग्ज़ाम में अपनी डिफिनेशन को लिखोगे, तो यूज़ दीज टर्म्स एंड उसके बाद में आपको देखना बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट कि टेक्निक्स ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और लीन मैनेजमेंट टूल। सो टेक्निक्स क्या, कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसको आप लीन मैन्युफैक्चरिंग के टूल्स बोल सकते हो। देखो, जब भी कोई हमारा प्रोसेस होता है ना, जैसे कि एक क्या होता है, हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, एक क्या होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, एक क्या होता है हमारा सर्विस सेक्टर होता है। सर्विस में हम लोग, आपको पता है कि सर्विस हम कोई प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम बार्बर के यहाँ जाते हैं अपने हेयर कट लेने, किसी पार्क में जाते हैं, या फिर कहीं पर हम घूमने जाते हैं, या फिर कहीं खाने पीने जाते हैं। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सर्विस। बट इफ वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, तो व्हेन वी आर यूजिंग एनी प्रोडक्ट लाइक मोबाइल, लैपटॉप और बैग और अदर काइंड ऑफ एसेसरीज, सो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं दैट इज इनकम्पासेस थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दैट मीन्स कि हम उसके लीन मैनेजमेंट टूल्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो
यहाँ पर लीन मैनेजमेंट किसके टूल कौन कौन से हैं, लीन मैनेजमेंट के टूल कौन कौन से हैं, उसी को हम ऑपरेशंस बोलते हैं, उसी को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। तो देखो एक आता है आपका TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो TQM इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जिसमें हम बहुत सारे चीज़ों की बात करते हैं, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करते हैं, है ना, 7 QC टूल्स की बात करते हैं और अदर बहुत सारे टूल्स की बात करते हैं। तो इट इज़ अ अप्रोच दैट फोकसेस ऑन द कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ इन द क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़। यानी कि कंपनी के अंदर कोई भी, हर कोई, जितने भी कंपनी के अंदर जितने भी बंदे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो मेंटेनेंस से हो, चाहे वो क्वालिटी से हो, वो सभी, हम सभी लोग जो भी हैं क्वालिटी की तरफ, मतलब क्वालिटी को लेकर के कोई समझौता नहीं करेंगे। हम सभी लोग क्वालिटी के लिए टोटल जो वर्ड है वो डिफाइन करता है कि सभी लोग, कंपनी के सभी लोग इन्वॉल्व रहेंगे क्वालिटी related activities में। Then Six Sigma is another tool, a data driven approach that reducing defects, जो कि defects को reduce करने का काम बताता है और साथ ही साथ में waste reducement का काम बताता है कि किस तरीके से हम अपने डिफेक्ट्स को रिड्यूस करें, कितना हम, हाउ वेल वी आर डूइंग मीन्स रिड्यूसिंग द वेस्ट रिडक्शन और डिफेक्ट्स रिडक्शन का हम जब भी बात करते हैं तो वो हमारा 6 सिग्मा के अंदर ही इंक्लूड होता है। तो एंड वेरियस प्रोसेस इंप्रूविंग क्वालिटी एंड इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो 6 सिग्मा इज़ ऑल्सो अनदर टूल, जिसमें हम बहुत सारे ग्रीन सिक्स सिग्मा बेल्ट, अलग अलग तरीके के ये कुछ एक टूल्स है जिसमें हम बहुत ज़्यादा डीप में बात कभी करेंगे। सो यहाँ पर लीन मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे, जैसे SPC एक हमारा टूल हो गया, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस टूल हो गया, मीन्स स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, SPC टूल उसको हम बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोसेस इंश्योरिंग दे आर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंसिस्टेंट एंड क्वालिटी आउटपुट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट SPC टूल। रूट कॉज एनालिसिस आप लोगों ने कई बार सुना होगा, रूट कॉज एनालिसिस जिसको आप YY एनालिसिस भी बोलते हो, कि हम किसी की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी, अगर कोई दिक्कत आ रही, कोई भी प्रॉब्लम आ रही, तो वो दिक्कत क्यों आ रही है उसकी जड़ तक जाओ, रूट कॉज तक जाओ, YY एनालिसिस उसको बोलते हैं, है ना। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ के रखा हुआ है। देन कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट जिसको आप काइजन बोलते हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट टूल है। एक तरीके का टूल नहीं है, ये एक तरीके का फिलॉसफी है जिसको आप बोल सकते हो, जो कि हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में, इवन सर्विस सेक्टर में भी आपको काइजन्स के बारे में देखने को मिले, जिसमें आप कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कुछ ना कुछ चेंज फॉर बेटरमेंट, यानी कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहते हो अपने प्रोसेस में, अपनी जगहों पर, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्वालिटी, in order to reduce defects, in order to reduce waste, है ना। इन सभी चीज़ों को अगर आप कुछ इसमें कोई ना कोई अपने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करते हो, जिससे क्वालिटी कंट्रोल होता है, जिससे वेस्ट रिडक्शन कम होता है, जिससे डिफेक्ट्स कम जनरेट होते हैं, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग काइजन, है ना। वो काइजन के अंदर ही इंक्लूड होता है। और भी इसके बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे पोकायोका, है ना, पोकेयोके जिसको हम बोलते हैं। तो पोकेयोके इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मिस्टेक प्रूविंग टूल, जिसमें से ह्यूमन एरर्स को कम किया जाता है और ये कोई भी गलती से भी गलती ना हो जाए, इस चीज़ को इंश्योर करता है। यानी कि ह्यूमन एरर्स को कम करने के लिए हम एक तरीके का पोकायोका लगा देते हैं। यानी कि जब आप कोई, मान लो कोई प्रोसेस कर रहे हो, वो वहाँ पर चांसेस हैं कि ह्यूमन के एरर्स हो सकते हैं, तो वहाँ पर जो पोकायोका जो एक टूल होता है, एक डिवाइस होती है, वो बीप करने लगती है, उससे कुछ एक सर्टेन आवाज़ आने लगती है, जिससे कि पता चल जाता है कि कोई ह्यूमन एरर हुई है और उस एरर को कम किया जा सकता है। तो वो पोकेयोके करके एक ये जापानी टर्म है। देन क्वालिटी सर्कल्स, इसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी कंपनी के स्मॉल ग्रुप को बनाते हो, कंपनी के कुछ एक डिपार्टमेंट से 2 लोगों को प्रोडक्शन से ले लिया, 2 लोगों को क्वालिटी से ले लिया, 2 लोगों को मेंटेनेंस से ले लिया, इस तरीके से एक स्मॉल ग्रुप बनाते हो, एंड दे आर इंश्योरिंग दैट कि ईच एंड एवरी प्रोसेस शुड बी मीट टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड ईच एंड एवरी प्रोसेस शुड बी मीट टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वो सारी चीज़ें मीट करनी चाहिए। देन सप्लाई क्वालिटी मैनेजमेंट, बेंचमार्किंग क्या होती है, एक तरीके का यहाँ पर प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द इंडस्ट्री लीडर्स, बेस्ट इन क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन टू
आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो बेंचमार्किंग का मतलब देखो क्या होता है, सिंपली अगर देखा जाए तो बेंचमार्किंग एक तरीके का ऐसी इंडस्ट्रीज़ को या फिर आप अपने वेंडर्स को ऐसे मार्क देते हो कि कितना अच्छा वो लोग कर रहे हैं, है ना। तो उसके हिसाब से उनको एक तरीके की मार्किंग देना, दैट इज़ कॉल्ड लाइक बेंचमार्किंग। बहुत इसका अलग एक कॉन्सेप्ट है, बट अभी सिंप्लीफाई एक सिंपल वे में इसको ऐसे समझ लो कि आप अपने वेंडर्स को एक रेटिंग सिस्टम देते हो, जिसको वेंडर रेटिंग सिस्टम बोलते हैं, वो बेंचमार्किंग एक तरीके। देन PFMEA यानी प्रोसेस फेलर मोड इफेक्ट एनालिसिस, जिसको फेलर मोड इफेक्ट एनालिसिस भी बोलते हैं। तो ये एक टूल होता है इसमें आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई पोटेंशियल फेलर मोड्स, यानी कि कोई भी इस चीज़ों को इंश्योर करते हो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि जिससे आपका प्रोसेस फेल हो सकता है, जिससे क्वालिटी में कोई क्वालिटी रिलेटेड इशू हो सकता है या फिर कोई डिफेक्ट जनरेट हो सकता है। उन चीज़ों को आप देखते हो, मतलब पहले से उनका प्रेडिक्ट करते हो, अनुमान लगाते हो कि भाई ये प्रोसेस चल रहा है तो इसमें अगर ये चीज़ गलत हो गई तो ये इसका आउटकम हो सकता है, ये बुरा आउटकम हो सकता है ना, एक मतलब तरीके का प्रेडिक्ट करना। तो उसकी प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हो, उसको एनालिसिस करने के बाद में वहाँ पर उस प्रोसेस को और ज़्यादा स्मूथ बनाया जाता है। तो PFMEA या फिर FMEA फेलर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। देन 5S मैथोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या फिर किसी भी सर्विस सेक्टर में भी। इवन आप अपने घर में भी 5S मैथोलॉजी को यूज़ करते हो, जिसमें आप सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन, 5S के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो 5S बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मतलब हर एक कंपनी में जिसको यूज़ किया जाता है 5S मैथोलॉजी को। तो इससे क्या होता है, क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, इफ़िशियंट वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए हम 5S मैथोलॉजी का यूज़ करते हैं। देन आता है आपका जस्ट इन टाइम, जिसको आप JIT टेक्निक बोलते हो। अपने इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हो, JIT टेक्निक का यूज़ करते हो। यानी जब कस्टमर को जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना प्रोडक्शन करेंगे, उससे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन कर देंगे तो क्या होगा, हमको इन्वेंट्री कॉस्ट यानी उसको संभाल करके रखने की कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। और अगर वो कॉस्ट बढ़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे मतलब प्रोसेस में उसमें इफ़ेक्ट डालती है। देन यहाँ पर QFD क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, देन CAPA करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल, 5Y क्वालिटी ऑडिट्स। दीज आर फ्यू टूल्स, जिसमें से आपको कुछ एक टूल्स को याद करना है। 18 टूल के मैंने आपको नाम बता दिए जो कि आपके लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। जब आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट के कौन सी टेक्निक्स हैं या फिर टूल्स के बारे में बताओ, तो इनमें से आपको 5-6 के आपको लिखने होंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कौन से 5-6 समझ में आते हैं, उनके नाम आप अच्छे से याद कर लो और देन उसको अच्छे से उसके बारे में पढ़ लेना। देन TPM के बारे में भी आता है, ये एक जुरान जो थे वो हमारे मतलब इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि इनकी एक क्वालिटी की ट्रियोलॉजी है। देन यहाँ पर डिमिंग्स के PDCA साइकिल, प्रांडू चेक एक्ट, ये एक साइकिल होता है ना। तो इन सभी में से आपको 5-6 टूल आपको याद रख करके बताना है। गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में सबको डिफरेंस पता है। गुड्स क्या होते हैं, जिसको टेंजिबल, जिसको आप छू सकते हो, स्टोर कर सकते हो। वही सर्विसेज क्या होती हैं, जब भी मैंने बताया कि दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड, दैट कैन नॉट बी सीन, है ना। तो सर्विसेज जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं हॉस्पिटैलिटी जा रहे हैं, कोई टीचिंग सेक्टर हो गया, मेडिकल सेक्टर हो गया, हेयर कट लेने जा रहे हैं, तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सर्विस सेक्टर। व्हेन वी टॉक अबाउट पेन, पेपर, लैपटॉप, कार एंड ऑल, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गुड्स दैट कैन बी सीन एंड टेस्ट, दीज आर टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। वहीं पर सर्विसेज क्या है, जिसको हम केवल कैन नॉट बी सीन, उसको हम देख भी नहीं सकते, ना फील कर मतलब टच भी नहीं कर सकते, बट केवल फेल्ट कर सकते हैं, यानी कि केवल उनको महसूस किया जा सकता है। जैसे मान लो हम कहीं झूला झूलने के लिए गए, तो झूला झूलने को हम स्टोर थोड़ी ना कर लेंगे, है ना, उसको हम छू थोड़ी नहीं लेंगे, या फिर उसको मतलब केवल एंजॉय कर सकते हैं उस मूवमेंट को, बट हम उसको स्टोर नहीं करके आ सकते हैं, है ना। वो इजिली पेरिशेबल हो जाएगा, यानी वो आसानी से नष्ट हो जाएगा। बट गुड्स होते हैं दैट कैन नॉट बी इजिली पेरिशेबल। सो प्रोडक्ट्स वो चीज़ होती हैं। देन यहाँ पर व्हाट इज़ प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी से आप क्या समझते हो, तो देखो मैंने अभी आपको क्वालिटी के बारे में बताया ना कि कोई भी चीज़ की डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो
क्वालिटी की डेफिनेशन में बताया। तो प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ हाउ गुड अ प्रोडक्ट इज़ एंड हाउ वेल इट मीट्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोडक्ट डज व्हाट सपोज टू एंड व्हाट द प्रोडक्ट सपोज टू एंड डज नॉट हैव डिफेक्ट्स, है ना, डजेंट हैव डिफेक्ट्स। यानी कोई भी प्रोडक्ट में कोई अगर डिफेक्ट नहीं है और वो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को, कस्टमर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, और तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बोलेंगे। जैसे हम अपना लैपटॉप लेकर के आए, लेट्स सपोज कि वी जस्ट टुक अ लैपटॉप बाय और परचेज any brand's laptop and then we just came to our house and then we knows about कि अगर उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है या फिर वो सही से दैट इज़ नॉट वर्किंग वेल। सो क्या होता है कि कई बार हमारा जो पूरा का पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है एंड वी फील कि ये कंपनी जो वी जस्ट, है ना, मतलब हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि ये कंपनी जो है वो अच्छी नहीं है। जैसे मान लो HP का हम लेकर के आए तो उसमें कोई डिफेक्ट हो गया या फिर नहीं वो सही से चला, तो परसेप्शन बन जाता है और 4 लोगों को हम और बता देते हैं कि HP का लैपटॉप मत लेना, ऐसे उसमें ये दिक्कतें आती हैं। तो ये होता है, वो होता है। तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को मतलब बहुत ही मेंटेन करना, बहुत ही ज़्यादा कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो प्रोडक्ट क्वालिटी रिफर्स टू हाउ वेल अ प्रोडक्ट मीट्स कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बोलते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारा यूनिट फर्स्ट है काफ़ी ज़्यादा लेंदी यूनिट है। इसमें बहुत सारे आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, तो इसको अच्छे से थोड़ा पेशेंस के साथ में पढ़ो, है ना। देन यहाँ पर देखो क्या हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कि प्रोडक्ट क्वालिटी इनकम्पासेस वेरियस एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है बहुत सारे प्रोसेस से जाती है। जैसे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उसके फीचर्स अच्छे होने चाहिए, उसमें परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी। तो ये सभी क्या हैं, पैरामीटर्स हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया, जब भी आप कभी भी क्वालिटी की डेफिनेशन लिखोगे तो यूज़ दीज टर्म। अगर आप इन टर्म्स को यूज़ करोगे only then you will be able to means write a proper वे ऑफ आंसर, है ना। क्वालिटी को तभी आप अच्छे से डिफाइन कर पाओगे क्योंकि दीज वर्ड्स आर कम्प्लीटली रिलेटेड टू द लाइक क्वालिटी। उसी को ही डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। ये सभी क्वालिटी के डायमेंशंस हैं या क्राइटेरिया हैं, ठीक है। सो अभी हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर हम कोई प्रोडक्ट लेकर के आते हैं तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के 2 क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन में हम किस चीज़ की बात करते हैं, मेजर्ड करेक्टरिस्टिक्स, एंड दूसरा होता है हमारा एट्रीब्यूट करेक्टरिस्टिक्स। तो मेजर्ड करेक्टरिस्टिक्स में हम क्या देखते हैं कि हम जिसको मेज़र कर सकते हैं, यानी कि जैसे उसका शेप, है ना, साइज़, कलर, स्ट्रेंथ, अपीयरेंस, हाइट, वेट, थिकनेस, डायमीटर, वॉल्यूम, फ्यूल कंजप्शन एसेट्रा। मान लो सपोज कि लेट्स से वी जस्ट बाय अ न्यू कार, है ना, हम लोगों ने एक न्यू कार खरीदी, तो हम उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कलर, उसके साइज़ को देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी थिकनेस, है ना, मीन्स थिकनेस को देख सकते हैं, डायमीटर, है ना, फ्यूल कंजप्शन कितना होता है, इन सभी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं मेजर्ड कर सकते हैं। तो वो मेज़र करने वाली चीज़ें होती हैं। वहीं एट्रीब्यूट, यानी कि एट्रीब्यूट का मतलब जिसको हम केवल चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसके प्रोसेस में। तो डिफेक्ट पीसेस पर बैच, यानी कि कितने एक बैच के अंदर कितने डिफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, तो ये भी हमारी कोई ना कहीं क्वालिटी को डिफाइन करता है ना। अगर एक बैच के अंदर मान लो कि 700 पीस बन रहे हैं, 800 पीस बन रहा है, तो उसमें से 100 पार्ट्स मान लो डिफेक्टिव हो रहे हैं, तो कितना ज़्यादा डिफेक्ट रेट जनरेट होगा, तो वो क्वालिटी पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, है ना। डिफेक्ट पर आइटम कितना ज़्यादा, मतलब एक इतने आइटम्स बन रहे हैं तो उसमें कितने कम से कम डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं। अगर जितना कम जनरेट होगा डिफेक्ट, उतना अच्छी उसकी क्वालिटी, यानी आप सर्व कर रहे हो कस्टमर को। नंबर ऑफ मिस्टेक पर पेज, कितने कम मिस्टेक्स हो रहे हैं ना, क्रैक्स इन, कोई क्रैक हो रहा है या फिर डबल थ्रेडिंग इन टेक्सटाइल मटेरियल, मतलब कितना कम से कम रिवर्क करना पड़ रहा है किसी भी प्रोडक्ट को जनरेट करने में, या फिर उसकी किसी भी तरीके की चीज़ों में कितना डिस्कलरिंग का मतलब कि लेट्स से कि हमको कस्टमर को कोई कलर दूसरा रिक्वायरमेंट है, एक जैसे ग्रे होता है, एक स्मोक ग्रे होता है, एक आप ग्रे की जगह आप मान लो ब्लू, हम देखें तो यहाँ पर देखो ब्लू ये भी कलर है, एक ब्लू ये भी कलर है ना। कस्टमर को ऐसा ये वाला ब्लू चाहिए, आपने ये वाला ब्लू दे दिया, तो वो कहीं ना कहीं मतलब
कस्टमर क्या है उसमें उसको एक्सपेक्टेशंस को ख़राब करता है। तो हम ये सभी एट्रीब्यूट्स होते हैं और वो सभी मेजर्ड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। तो ये अलग अलग ये क्लासिफिकेशंस होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हो कि आइडेंटिफाई कर सकते हो। बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन वी कैन डिवाइड प्रोडक्ट इनटू द गुड और बैड। हम ये समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है या फिर बुरा है, ये चीज़ हम इन्हीं क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे बोल सकते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हम इम्पॉर्टेंस क्या है क्वालिटी की, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, इससे हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, मार्केट में डिफ्रेंशिएशन, आप कुछ यूनिक कंपटीटिव एडवांटेज गेन करते हो, कस्टमर सेटिस्फाई होता है, रेपुटेशन अच्छी होती है, कस्टमर की लॉयल्टी अच्छी होती है, बिजनेस ग्रो करता है। तो ये सभी दीज आर फ्यू एग्जांपल्स मीन्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी, है ना। देन इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, कैसे कैसे कौन कौन से मेथड्स हैं किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, लीन मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स सिग्मा, TQM, काइजन, ये सभी कुछ एक टूल्स हैं जिसको अभी हम लोगों ने पहले भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 5S हो गया, पोके हो गया, है ना, TQM हो गया। TQM के अलावा एक आपका आता है TPM, टोटल प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस करके होता है, टोटल प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस होता है, वो मेंटेनेंस का भी एक तरीके का वो होता है, तो वो भी लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक टूल होता है। तो ये 7QC टूल होता है। तो ये सभी जितने भी टूल्स हैं ना, ये सभी जो भी हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने वाले टूल्स होते हैं जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में यूज़ किए जाते हैं। सो सर्विस क्वालिटी, अभी तक हम लोगों ने किसकी बात करी, अभी तक हम लोगों ने एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफ़ाइन किया, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखा कि कितना अच्छा किसी प्रोडक्ट को हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से टूल्स, कौन सी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। बट अब हम सर्विस की क्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। लेट्स से हम किसी भी दुकान में गए, मान लो किसी भी रेस्टोरेंट में गए, कहीं खाने पीने गए, लेट्स से कहीं मैकडॉनल्ड्स में गए, तो फिर वहाँ पर हम उसकी भी तो सर्विस की क्वालिटी को हम डिफ़ाइन करेंगे ना, कि हम एंटर करें तो हमारा एंट्रेंस किस तरीके का था, हमारा मतलब वहाँ पर गए हम तो किस तरीके से वर्क, जो भी वहाँ के वेटर्स है वो किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, वहाँ की साफ़ सफाई कितनी अच्छी है ना। तो ये सभी चीज़ें, कितनी जल्दी फास्टली ऑर्डर की करने का प्रोसेस है, कितनी जल्दी फूड बन करके तैयार हो जाएगा, कितना फ्रेश फूड होगा, कितना हाइजीन मेंटेन होगा, है ना, कितने अच्छी तरीके से मतलब उसमें एयर फ्रेशनर और कितना अच्छा वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा। तो ये सभी चीज़ें सर्विस क्वालिटी को भी डिफ़ाइन करती है। क्योंकि आप किसी भी रेस्टोरेंट में गए, अगर आपको वहाँ का खाना नहीं अच्छा लगा, वहाँ की सर्विस अच्छी नहीं लगी, देन यू विल नॉट बी एबल टू गो दैट पर्टिकुलर प्लेस अगैन, है ना। वहाँ पर आप नहीं जा पाओगे दोबारा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में वो चीज़ का गिल्ट आ जाएगा, है ना, कि यार मैं यहाँ पर गया तो बकवास था सब। सो सर्विस क्वालिटी का होना भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। केवल ऐसा नहीं कि केवल प्रोडक्ट अच्छा हो वही आपके लिए अच्छा है, सर्विस क्वालिटी में भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप किसी भी कहीं पर भी, किसी भी रेस्टोरेंट में या कहीं पर भी कोई ऐसी जगह पर जाओ जहाँ क्वालिटी के सर्विस की बात कर रहे हैं, तो अगर वो चीज़, वो प्लेस, वो एरिया, वहाँ की सर्विस अच्छी है तभी आप दोबारा वहाँ पर जाओगे, अदरवाइज़ you won't be able to go again. So यहाँ पर देखो, सर्विस क्वालिटी इज़ व्हाट, सर्विस क्वालिटी मीन्स कि हाउ गुड और सेटिस्फाइंग अ सर्विस इज़ फॉर द कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे बच्चों के लिए कोई स्कूल है, तो आपने एक अपने बच्चे को मान लो किसी एक स्कूल में डाल दिया, अब वहाँ पर पढ़ाई हो नहीं रही, टीचर्स अपने में व्यस्त हैं, केवल फीस ज़्यादा पड़ रही है या कम पड़ रही है, उससे मतलब चलो छोड़ देते हैं उसको। तो मतलब उसकी क्वालिटी को आपने देखा, सर्विस वो भी एक तरीके का क्या है, वहाँ पर कोई प्रोडक्ट थोड़ी नहीं खरीदो, वो सर्विस आप ले रहे हो। तो टीचर्स अच्छे नहीं हैं, बच्चा आपका कुछ सीख पा नहीं रहा है, तो फिर आप उसको 1 साल के बाद में से हटा देते हो, 4 लोगों को और बता देते हो कि वो स्कूल अच्छा नहीं, तो वहाँ पर वो स्कूल की रेटिंग क्या होने लगती है, कम होने लगती है, वहाँ पर कोई पढ़ने के लिए भी नहीं जाता। तो वही चीज़ उसी तरीके से है कि आपको कस्टमर कितना अच्छा सेटिस्फाई हो रहा है। देन अबाउट प्रोवाइडिंग अ सर्विस दैट मेक्स कस्टमर हैप्पी एंड मीट्स देयर एक्सपेक्टेशंस। सो एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट का, कि फैक्टर्स लाइक टाइमलीनेस, एक्यूरेसी, फ्रेंडलीनेस, क्लीनिंग, फूड क्वालिटी, प्रॉब्लम
द सॉल्यूशन एंड वैल्यू फॉर मनी। तो अगर ये सभी चीज़ें अच्छी हैं तो वहाँ की सर्विस अच्छी होगी, है ना। जब भी आप कभी सर्विस क्वालिटी को डिफाइन करोगे ना, तो इन सभी टर्म्स को ही ध्यान रखना। ये सभी चीज़ें अगर आप लिखोगे तभी आपकी डेफिनेशन एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी, कुछ भी लिखने से नहीं होगा। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है, या तो इधर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट्स और जस्ट बाय अ पीपीटी और पीडीएफ नोट्स फ्रॉम मी। मैं आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और उस व्हाट्सअप में आप हाई मैसेज सेंड करो कि अगर व्हाट्सअप करना है तो मैं वहाँ से आप लोगों को उसका पीडीएफ नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक छोटा सा अमाउंट है उसको लेकर के, तो वो आप लोगों को ये सारे जो भी सिंपल लैंग्वेज में आप देख रहे हो ना, तो वो सभी चीज़ें आप उसको अच्छे से याद कर पाओगे। तो ये सभी अगर नोट्स में अपने डिफिनेशन में सभी वर्ड्स को यूज़ करोगे सर्विस क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए, तभी आपकी एक प्रॉपर डिफिनेशन होगी, तभी आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज़ कोई आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा, है ना। मतलब आपके अच्छे मार्क्स फिर नहीं आएंगे कुछ भी लिखने से, ये सीधा सा मतलब समझो। सो नाउ नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्या है, मेजरिंग सर्विस क्वालिटी मॉडल्स। इसमें एक आपका आता है सर्विकल मॉडल, एक CIT, इसमें SCSI एक होता है सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल। इसमें बहुत सारे अलग अलग 4 तरीके के मॉडल बताए गए, इसमें से इन दोनों को छोड़ते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें सर्विकल मॉडल और सर्विस गैप मॉडल, इसको आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में भी मे भी शायद पढ़ा हुआ था, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी इसको बता देता हूँ। ये दोनों मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक फर्स्ट वन एक फोर्थ वन, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग अभी एक मिनट जस्ट अ मिनट, ये गैप मॉडल को कवर करते हैं, फोर्थ वन को। तो सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल क्या चीज़ बताता है, ये चीज़ बताता है कि कितना गैप है आपकी सर्विस में, आपकी मतलब कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर्स को, तो उसमें कितना ज़्यादा गैप है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क दैट आइडेंटिफाइज द गैप बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्शंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। यानी कि सर्विस, आप कितना अच्छा सर्विस को दे रहे हो उसका क्या परसेप्शन है, और कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस क्या है, इसके बीच के जो गैप को बताता है ये मॉडल, कि इसके बीच में कितना गैप है, इसके बीच में कितना गैप है। तो ये इसीलिए इसका नाम जो होता है वो गैप मॉडल इसको आप बोलते हो। तो इट कंसिस्ट 5 गैप्स। इसमें गैप फर्स्ट होता है दैट इज़ कस्टमर एक्सपेक्टेशन का गैप होता है। देखो गैप वन में क्या होता है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन वर्सेस मैनेजमेंट परसेप्शन, यानी इसको आप नॉलेज गैप बोलते हो। इसमें क्या होता है कि जो एक मैनेजमेंट का परसेप्शन होता है, वो मैनेजमेंट किस तरीके से सोचता है, वो अपनी मान लो अपनी भलाई के लिए सोच रहा है, वो अपने तरीके से अपना सोच रहा है, वहीं कस्टमर्स जो है वो अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, है ना। लेकिन हमेशा कोई भी सर्विस, कोई भी बिजनेस कब चलता है, जब आप कस्टमर रिक्वायरमेंट को, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हो। अगर कस्टमर एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरे हो रहे हैं, देन यू वॉन्ट बी एबल टू डू अ गुड बिजनेस, यू वॉन्ट बी एबल टू डू गुड बिजनेस। किसी भी तरीके की फील्ड में नहीं कर सकते, चाहे वो आप प्रोडक्ट बना दो या कोई सर्विस प्रोवाइड कर दो, तो वहाँ पर आप कोई भी अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते जब तक कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर सेटिस्फाई आपका नहीं होता। तो मैनेजमेंट का जो परसेप्शन है ना, जो मैनेजमेंट की थिंकिंग होनी चाहिए, वो एम्पैथाइज करने की होनी चाहिए। किसको एम्पैथाइज करना है, कस्टमर्स को एम्पैथाइज करना है कि उनका कस्टमर क्या चाहता है। इसी वजह से इसको नॉलेज का गैप बोलते हैं, कि अगर मैनेजमेंट को ये चीज़ पता चल गई कि कस्टमर उसका क्या चाहता है, तो क्या होगा कि मैनेजमेंट उसकी तरीके से सोचेगा, उसकी तरीके से काम करेगा, और कस्टमर उसका हैप्पी रहेगा, उसका सेटिस्फाई रहेगा। तो इस वजह से इसको नॉलेज गैप बोलते हैं। इसीलिए जो बेसिकली आप कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ ना, तो वहाँ पर फीडबैक फॉर्म भरवाए जाते हैं, और वो फीडबैक फॉर्म के ऊपर अगर मैनेजमेंट काम करता है तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसको गैप 1 बोलते हैं। गैप 2 क्या होता है, मैनेजमेंट का परसेप्शंस तो चलो ठीक है, लेकिन सर्विस स्पेसिफिकेशंस, मतलब कि सर्विस के स्पेसिफिकेशंस में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ क्या होता है, डिज़ाइन का गैप होता है। जैसे मैनेजमेंट ने तो बहुत ही अच्छा सोचा, सब कुछ उसने इस तरीके से सोच लिया कि कस्टमर इस तरीके से मेरा सेटिस्फाई होगा, वहाँ नॉलेज का गैप नहीं है, लेकिन सर्विस की स्पेसिफिकेशंस में गैप है। यानी सर्विस की स्पेसिफिकेशन, जैसे मान लो कि मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से सोच रहा है, सब कुछ सोच रहा है, अपने कस्टमर के लिए सोच रहा है, लेकिन मान लो उसने जो रेस्टोरेंट है वो किसी ऐसी जगह जंगल लाइक एरिया में खोल दिया या कुछ भी उससे, तो वहाँ पर डिज़ाइन रिलेटेड गैप है, वहाँ नॉलेज का गैप नहीं है, वहाँ नॉलेज सही है, लेकिन सर्विस की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, सर्विस की जो भी एक तरीके के आप
जो बाउंड्रीज़ हैं उनको, वो डिज़ाइन का गैप उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे गैप क्या आता है कि सर्विस स्पेसिफिकेशंस भी ठीक है लेकिन सर्विस की डिलीवरी में गैप आ रहा है, तो इसमें परफॉर्मेंस भी गैप आ रहा है। मान लो सब कुछ अच्छा है, नॉलेज गैप भी नहीं है, डिज़ाइन गैप भी नहीं है ना, मतलब कि मैनेजमेंट भी अच्छे से सोच रहा है, मैनेजमेंट ने सारी व्यवस्थाएं अच्छी करके रखी हुई हैं, जहां पर जो भी तरीके की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है पूरे भरपूर रिसोर्सेज हैं, है ना, रिसोर्सेज में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन सर्विस की डिलीवरी में दिक्कत आ रही है। कस्टमर गया, कस्टमर अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, सब कुछ अच्छा है, मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से सोचा, कस्टमर को भूख भी लगी है, वो गया रेस्टोरेंट के अंदर, एरिया भी ठीक ठाक है, लेकिन जब वो एंटर करा सर्विस में उसको दिक्कत लगी। जो वेटर है वो सही से उसका वेलकम नहीं कर रहा, कोई आ नहीं रहा उससे ऑर्डर लेने के लिए, पूछ ही नहीं रहा, एक गिलास पानी तक किसी ने नहीं पूछा, या ऑर्डर लेने ही कोई नहीं आया। 10 घंटे बाद, मान लो कि 1 घंटे के बाद में फूड बन करके तैयार होकर के आ रहा, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस में गैप आ रहा है। किस में गैप आ रहा है? परफॉर्मेंस में गैप आ रहा है। देन फोर्थ नंबर में क्या आ रहा है कि सर्विस की डिलीवरी में भी चलो ठीक ठाक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में गैप आ रहा है कि मान लो सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, आप जल्दी से उनको खाना पीना सब कुछ बना करके भी दे रहे हो, लेकिन बाहर से अगर मान लो किसी ने भड़का दिया कि नहीं वो अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है, वहाँ मत जाओ, इस तरीके का ज़बरदस्ती का कोई ऐसा इस तरीके का परसेप्शन है लोगों के दिमाग में, तो वो कम्युनिकेशन का गैप है, तो उसको भी दूर करना होता है लोगों को। एंड देन फिफ्थ गैप आता है प्रॉमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस, जिसको सेटिस्फेक्शन गैप बोलते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए मैनेजमेंट को, कभी भी एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉमिसेस ना करें, मतलब कि कभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉमिस नहीं करना है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और करने की जब बारी आए तो फिर वो कुछ ना कर पाएँ। तो प्रॉमिस करो, लेकिन उतना ही प्रॉमिस करो जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो जितना प्रॉमिस किया गया उतना ही अगर आप परफॉर्म करके दे रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर जितना प्रॉमिस किया गया हो अगर वो परफॉर्मेंस आप नहीं दे पा रहे हो तो वो आपके सेटिस्फेक्शन लेवल पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। कस्टमर कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि वो सोच कर के आएगा कुछ, उसको मिलेगा कुछ, तो फिर वहाँ पर मतलब सेटिस्फेक्शन का गैप हो जाएगा। दीज आर द 5 गैप्स, इसको आपको अच्छे से ध्यान रख लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो किसी भी तरीके से, तो ये चीज़ होती है। तो द मॉडल हेल्प, यहाँ पर सबसे लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है कि द मॉडल हेल्प्स बिजनेस आइडेंटिफाई एंड एड्रेस दीज गैप्स टू इम्प्रूव ओवरऑल सर्विस क्वालिटी, है ना। तो ये हो गया। स्टेप्स कौन से होते हैं? एलिमिनेट दीज गैप्स, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो, प्रॉपर ट्रेनिंग दो, है ना, अपने स्टाफ को, आस्क कस्टमर्स अबाउट देयर एक्सपेक्टेशन, फीडबैक फॉर्म भराओ, रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, और नो कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, एंड नो ओवर प्रॉमिसिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉमिस कर दो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फॉल्स प्रॉमिस, कभी भी झूठे वादे नहीं करने चाहिए, उतना ही करो जितना आप निभा सकते हो, जितना आप कर सकते हो, अदरवाइज ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं प्रॉमिस। तो दीज आर द फ्यू स्टेप्स जिसको आप मतलब कि स्टेप्स बोल सकते हो या फिर स्ट्रैटेजीज़ बोल सकते हो, जो कि सर्विस गैप के लिए आप मतलब यूज़ कर सकते हो, इनको एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा एक आता है सर्विक्वल मॉडल, ये अभी हम लोगों ने पढ़े हैं ना, कहाँ पर पढ़ा, ये पढ़ा ये, तो इसमें हमको फोर्थ वाले को करना है, फर्स्ट वाले को करना है, तो सर्विक्वल मॉडल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये एक हमारा कौन सा मॉडल होता है? सर्विक्वल मॉडल। तो ये इस मॉडल के अंदर क्या होता है, ये भी एक तरीके का फ्रेमवर्क है, तो ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है दैट यूज टू मेजर एंड एसेस सर्विस क्वालिटी, ये भी सर्विस क्वालिटी के लिए एक तरीके का टूल है जिसको यूज़ किया जाता है। तो इट फोकसेस ऑन द आइडेंटिफाई द गैप्स बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्शंस ऑफ द सर्विस। सो द मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 डायमेंशंस, इसमें भी तरीके के 5 मतलब एक इसमें भी 5 डायमेंशंस का यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट डायमेंशन इज दैट टेंजिबल, यानी सर्विस को भी एक तरीके का एक ऐसा टेंजिबल फॉर्म में बनाना। देखो अभी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी ना, गुड्स क्या होते हैं, सर्विस क्या होती है। अब आप बोलोगे कि गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं, और सर्विसेज क्या होती हैं, इनटेंजिबल होती हैं, है ना। तो इनटेंजिबल होती है, बट हम सर्विसेज को भी इस तरीके के फॉर्म में बनाएंगे कि वो भी एक तरीके के टेंजिबल फॉर्म में हो जाए। टेंजिबल इन द सेंस मतलब कि सर्विसेज को हम एक तरीके का
सस्टेन करके रखेंगे, स्टेबल बनाएंगे। यानी कि एक बार जो आपने जो टेस्ट लिया जा करके, जैसे आप मैकडोनल्ड्स जाते हो या डोमिनोज जाते हो, जब एक बार आपने कोई भी बर्गर खाया है ना, तो एक बार आपने बर्गर खाया तो आपको जो टेस्ट लगा वो आप दोबारा जाओगे, दोबारा बर्गर खाओगे, सेम टेस्ट वही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार ज़्यादा अच्छा था, दूसरी बार में जब दोबारा आप गए 2-4 दिन बाद तो आपको वहाँ पर उस बर्गर के मतलब उस बर्गर के टेस्ट में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, है ना। सेम टेस्ट मिलेगा आप लोगों को, सेम टेस्ट मतलब एक तरीके का ये सोचो कि उसको हमने क्या बना दिया, टेंजिबल बना दिया है, वो इनटेंजिबल था। यानी ऐसा हो सकता है कि भाई हाथ है, कभी ज़्यादा नमक पड़ गया, कभी कम नमक पड़ गया, कभी ज़्यादा मिर्च मसाले हो गए, कभी ज़्यादा अच्छे से हमने फ्राई कर दिया, कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ एकदम सेम टेस्ट आपको मिलेगा। एक बार नहीं, 4 बार खाओ, 10 बार खाओ, 20 बार खाओ, मतलब कि आपको सेम टेस्ट मिलने वाला है। तो वो उसको हमने सर्विसेज को इस तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया कि वो टेंजिबल हो जाए, इनटेंजिबल नहीं हो। यानी कि उनको भी हमने एक तरीके का है तो सर्विस सेक्टर ही है ना, जब आप जाते हो रेस्टोरेंट में तो उसको सर्विस सेक्टर ही है, बट उसको हमने क्या कर दिया, टेंजिबल फॉर्म में बना दिया। तो दिस रिफर्स टू द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्विस सच एज द अपीयरेंस ऑफ द फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड पर्सोनल। यानी एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है ना, ऐसा नहीं होगा आप कभी भी जब जाओगे कहीं पर किसी भी रेस्टोरेंट में तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार गए तो एक वेटर ने आपके साथ में अच्छा बिहेव किया, जब दोबारा गए तो दूसरे ने आपके साथ में अच्छा बिहेव नहीं किया। यानी उनके सबके बिहेवियर को भी सेम एक तरीके की ऐसी ट्रेनिंग देना कि वो सब सही से ही आपसे, जिस वे में एक वर्कर आपसे बिहेव करा, दूसरे सेम वे में आपसे दूसरा वर्कर भी बिहेव करे, तो उन सभी को एक तरीके का टेंजिबल बना देना। यानी एक तरीके का अपने सर्विस सेक्टर को क्या करना, स्टेबल करना, मतलब सस्टेन बना करके रखना। यानी जो चीज़ें जैसी चल रही सेम उसको वैसे ही फॉलो करना अगेन, है ना। देन यहाँ पर आ गया आपका सेकंड नंबर पे रिलायबिलिटी, एक तरीके की विश्वसनीयता, है ना। तो सर्विकल मॉडल के अंदर एक आपका हो गया टेंजिबल, सेकंड हो गया रिलायबिलिटी। तो इट्स रिलेटेड टू द एबिलिटी टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल सर्विस मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस इन द terms of accuracy, timeliness and fulfillment of the promises. Then responsiveness मतलब कि कितना जल्दी से कोई कहीं पर रिस्पॉन्ड हो रहा है। आप गए, आप बैठे हो 4 घंटे, एक मतलब आपने ऑर्डर दिया, 1 घंटे तक बैठ करके वेट करो, फूड आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड उसका सही नहीं है ना, रिस्पॉन्ड नहीं सही है ना। तो वहाँ का रिस्पॉन्ड नहीं सही, इस वजह से उसमें इस चीज़ में दिक्कत है कि उसका कितनी जल्दी कोई रिस्पॉन्ड करता है। आप गए, आपने ऑर्डर दिया, तुरंत बन करके फूड तैयार होकर के आ गया, और वो भी फूड जो हो वो एकदम सही से बन कर गया। तो दिस डायमेंशंस pertains to the willingness and promptness of the service providers to help customers and address their needs or concern। कितना जल्दी मतलब कितना जल्दी उनको रिस्पॉन्ड मिलता है। तो ये 3 चीज़ें हो गई टेंजिबल। कौन कौन सी 3 चीज़ें होगी, टेंजिबल, रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। एंड फोर्थ नंबर पे क्या है, एश्योरेंस, मतलब कि एश्योर उनको किया जाता है कि आप जो भी खा रहे हो या आप जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर एक तरीके का ट्रस्ट, एक तरीके का कि कॉन्फिडेंस बाय द डिमॉन्स्ट्रेटिंग कॉम्पिटेंस, courtesy, credibility and the ability to convey trustworthiness। यानी कितना ज़्यादा एश्योरेंस मतलब कितना विश्वसनीयता है। रिलायबिलिटी के अलावा यहाँ पर एश्योरेंस मतलब आपको एक तरीके का कितना ट्रस्ट किसी भी आप सर्विस सेक्टर के ऊपर होता है। और 5th नंबर पे लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज एम्पैथी मतलब क्या होगा, दिस डायमेंशंस रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर टू अंडरस्टैंड एंड कंसीडर द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द कस्टमर। यानी कि कोई भी सर्विस सेक्टर है, कुछ भी कहीं का भी सर्विस सेक्टर है, वो उसकी एम्पैथाइज करेगी कस्टमर को, उसको क्या चाहिए। मान लो कहीं पर भी कोई सैलून है या फिर कहीं पर
कोई एक तरीके का ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पर जो भी गर्ल्स जा रही हैं सजने के लिए या फिर तैयार होने के लिए, रेडी होने के लिए, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझना, उनको एम्पथाइज करना कि वो क्या चाहती हैं, उनको किस तरीके का दिखना, उसके हिसाब से उनको मेक ओवर करना, उनके उस हिसाब से मेकअप करना, तो उनको एम्पथाइज करके उनका सर्विस किया जा रहा है। तो दैट मीन्स कि उनके प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड अटेंशन एंड केयर, उनकी इच्छाओं को, उनकी डिज़ायर्स को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रख करके तब उनका मेकअप करा जाता है। तो दैट मीन्स उनको एम्पथाइज किया गया। तो ये 5 चीज़ें होती हैं जो आपको सर्विकल मॉडल के अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बाय एक्सेसिंग दीज डायमेंशन द सर्विकल मॉडल हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, ब्रिजेस द गैप बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शंस and ultimately enhance service quality to meet and exceed customer needs and expectations। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो आपको ने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था, ने भी, और अभी इसमें भी पढ़ा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अब नाउ हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ क्वालिटी फिलोसफीज डिमिंग्स, यानी डिमिंग नाम के क्या थे यहाँ पर, डब्ल्यू इवर्ट्स डिमिंग 1900 से 1993 तक इनका मतलब टाइम पीरियड रहा। वॉज एन अमेरिकन इंजीनियर, स्टैटिस्टिकल प्रोफेसर, ऑथर, लेक्चरर एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। He was a primarily known for his work and in the field of quality management and for his significant impact on Japanese manufacturing post World War II। तो ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है जब भी आप क्वालिटी डिमिंग के 14 प्रिंसिपल के बारे में लिखोगे ना, तो उनको डिफ़ाइन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा ये सभी चीज़ें आप याद रख लेना। इनको क्वालिटी मैनेजमेंट का गुरु बोला जाता है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए और इन्होंने एक जो PDCA साइकिल होता है ना, प्लान डू चेक एक्ट का, यानी कि कभी भी हमको कोई भी प्रोसेस करना होता है तो उसका प्लान करना होता है, देन उसके ऊपर डू करो, देन उसमें चेक करो, और अगर सारी चीज़ें कहीं कोई गैप नहीं है तो उसमें क्या करना, मतलब कि कोई भी तरीके का एक्ट करना। तो PDCA साइकिल इन्होंने दिया था तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का। तो ये सारी इनके अकम्पलिशमेंट्स हैं। अब इनके 14 प्रिंसिपल के बारे में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके 14 प्रिंसिपल के बारे में पूछा जाता है जो आपको याद रखना है। इनके 14 प्रिंसिपल को इस तरीके से यहाँ पर ये मैंने बना करके रखा हुआ है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो, बहुत ही अच्छे से याद कर लो। इसमें कभी पूछ लेता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है डिमिंग के 14 प्रिंसिपल को बताओ। सबसे पहले डिमिंग के कुछ एक जो उनके रिकॉग्निशन रिवॉर्ड्स वगैरह हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है, उनको क्यों हम जानते हैं डिमिंग को, उनका पूरा नाम, उनका डेट ऑफ मतलब उनका टाइम पीरियड कितना रहा है, वो कौन कौन थे, मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, वो एक फ़िलासफ़र भी थे, है ना, इंजीनियर भी थे, स्टैटिस्टिकन भी थे। तो इन सभी चीज़ों को लिख करके ये 14 प्रिंसिपल्स को आपको लिखना है, और ना केवल इनको लिखना है बल्कि एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेन, अब एक एक हम करेंगे तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, बट फिलहाल क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। तो 14 प्रिंसिपल में से आपका क्या आता है कि आपका क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स एंड कीप इम्प्रूविंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू स्टे कम्पिटिटिव एंड इंश्योर जॉब सिक्योरिटी। अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, सेकेंड प्रिंसिपल हो गया। यानी कि इनके 14 प्रिंसिपल ये इस वजह से हैं, अगर कोई भी कंपनी इनके 14 प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। अगर ये कोई भी कंपनी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है तो वो 100% मतलब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेगी। देन उसके बाद में डिपेंडेंट ऑन द इंस्पेक्शंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फोकस होकर के काम करना, कि जो भी काम किया गया है उसको अच्छे से, PDI वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शंस। तो PDI करना, क्वालिटी चेकअप करना, यानी कि क्वालिटी को चेक करना दोबारा से। एंटरप्राइज बेस्ड बिजनेस अवार्ड्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं इस तरीके से मूव ऑन कर रहा हूँ। ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना, लीडरशिप मेथड्स का यूज़ करना, ड्राइव आउट फियर, ब्रेक डाउन डिपार्टमेंट बैरियर, एलिमिनेट न्यूमेरिकल गोल्स वर्कफोर्स, रिप्लेस वर्क स्टैंडर्ड्स एंड कोट्स विथ लीडरशिप, यानी कोट्स वगैरह का यूज़, क्यूटोस विथ लीडरशिप, ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको अपने वे में एक्सप्लेन करना है।
ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ये इसको आप याद रख लो, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने का मतलब कि यहाँ पर इसको आप ये याद रख लो और बहुत ही सिंपल वे में सारी चीज़ों को आपको लिखना है। मतलब इसको, ये डिमिंग के 14 प्रिंसिपल है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद रख लेना आप। इसी तरीके से यहाँ पर जुरान की ट्रियोलॉजी है। जुरान भी एक तरीके का क्या थे, यहाँ पर जोसेफ एम जुरान, ये भी एक तरीके के क्या थे आपके मैनेजमेंट गुरु, है ना। तो इन्होंने भी अपने क्वालिटी मैनेजमेंट के गुरु उनको बोल सकते हो, मतलब कि क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए इन्होंने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए। तो इन्होंने भी 3 फंडामेंटल प्रोसेस दी, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। यानी क्वालिटी को लेकर के प्लान करना कि क्या कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, उसकी क्वालिटी को ऊपर प्लान करना, और जो भी चीज़ें आपने बनाई है प्लान वर्सेस एक्चुअल, यानी कि जो आपने प्लान किया और जो एक्चुअल में बनाया उसको कंट्रोल करना, उसके बीच के गैप को देखना, उसको कंट्रोल करना, एंड देन क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना। तो ये एक ट्रियोलॉजी है, इसको, ये डायग्राम को आप अच्छे से देख लो, ऐसे ही बना करके आना है। क्वालिटी प्लानिंग, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, इंश्योर दैट द ऑपरेशन प्रोसेस मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। मैंने क्वालिटी कंट्रोल के अंदर बताया ना कि जो आपने प्लान बनाया, जो आपने प्लानिंग करी हो, जो आपने एक्चुअल में बनाया, उसके बीच के गैप को कवर करना, उसमें जो भी गैप्स अगर आए हैं तो उनके गैप्स को क्या करना, कवर करना, क्वालिटी कंट्रोल। एंड देन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जो भी गैप्स हैं उनके ऊपर आपको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। तो कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव द प्रोसेस टू इनहेंस प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस द डिफेक्ट्स। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब ये देखो, क्वालिटी फिलॉसफी ऑफ क्रोबसी, यहाँ पर सॉरी इनका क्या पूरा नाम है, सो यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिप बी क्रोसबी was a prominent मतलब important figure in the field of quality management. His quality philosophy revolves around the idea that quality is not only achievable but also essential for long-term business success. So quality has to be caused, not controlled, है ना। इनका ये एक छोटा सा कोट है जिसको आपको याद रखना है। इन्होंने भी 14 स्टेप्स को दिया, इनके 14 स्टेप्स को आपको देख लेना, ध्यान रखना हो तो रख लेना, बट डिमिंग के 14 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमारा ये आता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आता है, इसको छोड़ते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में क्या होता है कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट लगाई जाती है उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोल रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिफर्स टू द टोटल कॉस्ट incurred by an organization to ensure that its product or service meets quality standards and the cost associated with the failing to meet those standards। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए जो कॉस्ट लगाती है उसी को हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोल रहे हैं। जैसे सपोज दैट कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, लंच बॉक्स या कोई फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग कर रही, तो अब फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मान लो प्रोडक्शन वालों ने अपना काम किया, प्रोडक्शन हो गया फ़ोन्स का। अब क्या है कि उसको हम डायरेक्ट एंड कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन नहीं, उसको डायरेक्ट एंड कस्टमर को तक पहुंचाने से पहले क्वालिटी वाले आ जाते हैं। क्वालिटी वाले अपना काम क्या करते हैं कि पूरी क्वालिटी को चेक करते हैं। ये एंड कस्टमर से पहुंचने से पहले ये बीच में आकर के पूरी क्वालिटी को चेक करते हैं। तो ये इनके ऊपर जो भी कॉस्ट लग रही है, अब भाई इसमें आप बंदों को हायर करोगे, क्वालिटी के बंदों को हायर करोगे, क्वालिटी के बंदे जो होंगे वो क्वालिटी को चेक करेंगे, तो उनको सैलरी देना, उनकी वेजेस को देना, उनके लिए एक तरीके का अलग डिपार्टमेंट चाहिए, उनको अलग ट्रेनिंग चाहिए, वो अपना पीडीआई प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन यानी पीडीआई करने के लिए एक अलग होंगे। तो ये सभी चीज़ें लोग जो करेंगे ना उनके ऊपर कॉस्ट लगाई जा रही है। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए तो लगाई जा रही है, अदरवाइज क्या होगा, एंड कस्टमर तक की गलत प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, रॉन्ग प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंच जाएगा और कस्टमर क्या होगा, डिससेटिस्फाई होगा। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या मतलब है
ये देखो, ये इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। इसमें इससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी मतलब प्रिवेंशन कॉस्ट, यानी कि अगर आप अपनी क्वालिटी को अच्छा मेंटेन बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रिवेंशन कॉस्ट यानी आपको उसको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट चाहिए, अप्रेजल कॉस्ट चाहिए ना, यानी लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लोगों को स्किल मैपिंग करनी पड़ेगी, उनको स्किल रिलेटेड ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको प्रोसेस की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो ट्रेनिंग की कॉस्ट जा रही है ना। तो गुड क्वालिटी को कॉस्ट में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वहीं अगर मान लो आपका कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया या कोई दिक्कत आ गई, आपने बहुत सारे उसमें प्रोसेस लगाए, अब प्रोसेस में क्या हुआ, दिक्कत आ गई या फिर कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन गया, तो उसकी भी तो कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा, तो उसको बैड क्वालिटी की कॉस्ट बोलना है ना। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वो पुअर क्वालिटी की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो अगर हम जब भी कभी भी गुड क्वालिटी यानी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, जब भी हम कभी लोगों को पहले से उनकी अवेयरनेस बता रहे हैं, पहले से नॉलेज दे रहे हैं, तो उसमें भी कॉस्ट लगाई जा रही है। लेकिन बाद में क्या हो गया कि बाद में अगर मान लो कोई डिफेक्टिव पार्ट बन गया या फिर कस्टमर अनसेटिस्फाई हुआ, तो उसकी भी कॉस्ट को कंपनी को बियर करना पड़ेगा। तो हमेशा जो कंपनी जो होती है ना, हमेशा अगर इस कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेगी तो क्या होगा, ये कॉस्ट उसको कम पे करनी पड़ेगी, है ना। और अगर ये कॉस्ट अगर कम पे करनी पड़ेगी तो इससे कंपनी की रेपुटेशन हाई हो जाएगी। लेकिन अगर कस्टमर ने इसके ऊपर कम काम किया, गुड कॉस्ट के ऊपर कम काम किया, तो उसको पुअर कॉस्ट को भी पे करना पड़ेगा और इससे कंपनी की रेपुटेशन क्या होगा, कम हाई होगी। आप खुद सोचो ना, आप अगर पहले से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड कर रहे हो, उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, या फिर PDI करवा रहे हो, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस करवा रहे हो, है ना, तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो पहले से ही अवेयर रहेंगे। और अगर वो पहले से अवेयर रहेंगे तो इससे क्या होगा, उनकी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी यानी पहले से अवेयर रहेंगे तो उसमें भी कॉस्ट तो लगी रही है ना अल्टीमेटली, तो वो अच्छे प्रोडक्ट को बनाएंगे। लेकिन अगर उनके अंदर कम अवेयरनेस हुई तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत प्रोडक्ट बन जाएगा, रॉन्ग प्रोडक्ट बन जाएगा। जब रॉन्ग प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो पुअर क्वालिटी की कॉस्ट भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यही सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपको ये डायग्राम बेसिकली याद रखना है जो मैंने अभी आपको बताया। अब ये देखो कॉस्ट लीडरशिप आपका नेक्स्ट एक टॉपिक आता है। ये काफ़ी लंबा यूनिट है, मतलब काफ़ी बहुत इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो कॉस्ट लीडरशिप के अंदर आपको अप्रोचेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ गाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव हाई लेवल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी इन इट्स प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोसेस। यानी कॉस्ट लीडरशिप के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर कोई भी कंपनी है वो बहुत ही अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स दे रही है विद जीरो कॉस्ट। जैसे आईफोन देखो ना, अगर आपके पास में कोई आईफोन होता है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट हो, मतलब 99.9% जो चांसेस होते हैं तो वो यही होते हैं कि आपको अच्छा फ़ोन मिलेगा, एकदम सही ओके फ़ोन मिलेगा, NG फ़ोन नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी तरीके का डिफेक्टिव फ़ोन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, तो उसी को लीडरशिप बोलते हैं। यानी मार्केट के अंदर आप कितना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के, आपके ब्रांड को लेकर के लोग पहले से मतलब ट्रस्ट वर्दी हैं, लोगों के अंदर विश्वास है कि आप अगर कोई फ़ोन लेकर के आओगे तो वो 100% ओके काम करेगा ही करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी लीडरशिप बोलते हैं। तो इट इज़ द अप्रोच एंड प्रैक्टिस ऑफ गाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू द अचीव हाई लेवल स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वालिटी इन इट्स प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोसेस। दिस इन्वॉल्व्स फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कस्टमर फोकस एंड कमिटमेंट टू एक्सीलेंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब बाहर भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी लीडरशिप बोलते हैं। तो अदर जो आपके कंपटीटर्स होंगे ना, वो आपको कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे जब आप अच्छी क्वालिटी दोगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस दोगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ कस्टमर फोकस्ड किया जाता है, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रोसेस की इफ़िशियंसी होती है, प्रोसेस कितना स्मूथ है ये चीज़ देखा जाता है, कमिटमेंट फ्रॉम लीडरशिप, डेटा ड्रिवन डिसीजन, सप्लायर कोलेब्रेशन, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। सो दीज आर द
फ्यू मीन्स जो आपके फीचर्स हैं जो आपको बताते हैं कि क्वालिटी लीडरशिप के लिए आपके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो आई होप दोस्तों कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, बहुत सारे नए नए टर्म्स थे, बहुत सारी नई नई चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट के अंदर कवर किया। आपको सेकंड यूनिट के अंदर भी बहुत सारी और एडिशनल नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोसेस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट करके बताया करो कहाँ आपको कौन सी दिक्कत आ रही है, कहाँ पर कौन सी आपको और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है सीखने की, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।